हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा टेक्निकल क्लासेस में, जहाँ पर हम लेकर आए हैं ग्रेजुएशन के लिए बीएससी। एंड आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की बुक, जहाँ पर आपकी बुक नेम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस। मैंने आपकी पिछली यूनिट कंप्लीट करा दी थी, यूनिट नंबर फर्स्ट। उसके आपके 3 लेक्चर्स हुए थे जो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो प्लीज़ अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। आज की हम इस लेक्चर में आपकी यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर इसका यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर 2 है पदार्थों का अनुगति सिद्धांत तथा वास्तविक गैसें, यानी रियल गैसें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक है वंडरवॉल्स इक्वेशंस फॉर रियल गैस, यानी वास्तविक गैसों के लिए वंडरवॉल इक्वेशन। ये क्या बताती हैं कि आदर्श गैस समीकरण वह गैस समीकरण है जो गैसों के सभी नियमों का पालन करती है, लेकिन वास्तविक गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें गैस की समीकरण है, यानी क्या होगी गैस की समीकरण है, पीवी बराबर एनआरटी का पालन करती है। कुछ विशेष स्थितियों में नहीं करती। इन स्थितियों में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे वास्तविक गैसों के अणु निश्चित आकार ले लेते हैं। इससे वास्तविक गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण से अलग अलग होती है। इसी प्रकार की गैस समीकरण को वंडरवॉल्स इक्वेशंस कहते हैं। वंडरवॉल इक्वेशंस के 2 संशोधन हैं, फर्स्ट है दाब के लिए और दूसरा है आयतन के लिए। अगर हम दाब के लिए देखें तो क्या होगा इसमें कि गैसों के अणु सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। जैसे हमने सपोज दैट एक कोई भी रूम ले लिया, रूम में गैस के अणु हैं, वो थोड़े इधर उधर होंगे। क्या होगा उसमें कि इस कारण उन सभी दिशाओं में आकर्षण बल कार्य करता है, जिसका परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। एक अणु जो दीवार के पास है, सपोज दैट कोई अणु दीवार के पास है, उसका प्रभावी बल का अनुभव करता है, जो इसे अंदर की ओर उसे अंदर की ओर खींचता है, तथा गैस के अणु दीवार से बहुत कम संवेग से टकराते हैं। इस प्रकार की गैस का प्रभावी दाब बंद हो जाता है। दाब का संशोधन निम्न बातों पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या। सेकंड इसका पॉइंट है प्रति एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या पर क्या होगा आपका दाब, पी प्रोपोर्शनल रो स्क्वायर, और ये पूरा पी प्रोपोर्शनल रो स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/v स्क्वायर के, जहाँ पर पी करेक्टेड यानी आपका सही दाब क्या आएगा, a/v स्क्वायर, जहाँ पर a आपका क्या होगा, नियतांक होगा, और v क्या होगा, गैस का आयतन होगा, और रो आपका क्या है, रो घनत्व है। तो अब इसका संशोधित दाब यदि हम निकालें तो किस तरह निकलेगा, दाब बराबर p प्लस पी करेक्ट दाब। इसका फॉर्मूला हो जाएगा p प्लस a/v स्क्वायर। यदि हम इसका आयतन पर देखें, आयतन के लिए देखें, तो हम क्या देख सकते हैं कि गैस के अणु परिमित आकार के होते हैं, यानी छोटे छोटे, यानी उनका कोई आकार नहीं होता, वो कैसे भी आकार के हो सकते हैं, जिसमें से अणु का संवेग कंटेनर के आयतन की अपेक्षा कम होता है। इसका अर्थ है कि वास्तविक गैस का आयतन आदर्श गैस के आयतन कर कम होता है, अर्थात वास्तविक गैस का आयतन कितना होगा, vi बराबर कितना होगा, v माइनस बी होगा। जब हम vi बराबर v माइनस बी लेंगे तब हमारा b क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, जहाँ पर एक अणु के आयतन पर डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, जो आपका b है जो कांस्टेंट रहा, वो जो अणु के आयतन पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार एक अणु का प्रभावी आयतन कितना लेंगे हम, b बराबर रियल लेंगे, यानी v क्या होगा आपका, कंटेनर का आयतन होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होगी, पी वी बराबर एन आर टी। अगर हम इसको प्रूफ करें, अगर हम निकालें तो पी का फॉर्मूला रखें यहाँ पर, जो हमने पी आपका करेक्ट दाब निकाला, और वी का रखें, तो क्या मिलेगा हमें, पी प्लस a/v स्क्वायर और वी माइनस बी मिलेगा। तब ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन आर टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्या होगा आपका आयतन के लिए। अब इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर गैस, यानी गैसों के आदर्श गैस से विचलन। इसमें हमने एक डायग्राम लिया, इसमें हमने पी इसका क्या लिया, दाब लिया, और इसमें से हमने एक आइडियल गैस ली जिसमें से आपका H2 है और H हीलियम है और CO2 है। ये देखिए इसका ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक नहीं बना। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमने गैसों के लिए कुछ प्रयोग किए, PV/nRT, यानी जो पी ग्राफ खींचा हमने उसमें देख सकते हैं कि पी अक्ष के समांतर आएगा, परंतु यह प्रयोग असफल रहे। क्यों, क्योंकि इसमें वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के व्यवहार से अलग अलग हुआ। देखिए ये देख सकते हैं कि कुछ का तो है ऊपर की साइड और कुछ का है नीचे की साइड। इसमें हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं है, कुछ का व्यवहार तो हो गया सब सही और कुछ का व्यवहार इसके देखिए अलग अलग हुआ। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैस के व्यवहार से अलग अलग होता है। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है कि गैसों के लिए क्रांतिक नियतांक। इसके क्रांतिक नियतांक क्या क्या होंगे, फर्स्ट का पॉइंट है क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रांतिक ताप पर यदि हम देखें तो गैस का वह उच्चतम ताप जिससे गैस को केवल दाब लगाकर ही द्रवितकरण किया जा सके। इस ताप के ऊपर दाब का द्रवित नहीं हो सकता, चाहे गैस पर कितना ही दाब लगाया जा सके। इसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे क्रिटिकल दाब। अब इसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ेंगे क्रिटिकल दाब यानी क्रांतिक दाब। क्रांतिक ताप पर
किसी गैस के द्रवित करने के लिए आवश्यक ताप को क्रांतिक दाब कहते हैं। उसकी थर्ड डेफिनेशन है एक छोटी सी क्रिटिकल वॉल्यूम यानी क्रांतिक आयतन। क्रांतिक आयतन पर व क्रांतिक दाब पर, इसमें दोनों चीज़ आ जाएंगी आपकी, ताप भी और दाब भी। पर गैस के 1 ग्राम मोल द्वारा घेरे गए आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं। अब इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है क्रिटिकल कांस्टेंट इन टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी, यानी फॉर किसके लिए, वंडर वॉल इक्वेशंस के लिए। अगर हम इसे प्रूफ करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस की, पी वी बराबर एन आर टी। उस फॉर्मूले में हम रखेंगे पी बराबर कितना रखेंगे, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और वी बराबर क्या रखेंगे, वी माइनस बी रखेंगे, और बराबर एन आर टी। यदि हम देखें तो जो हमारे पास वी माइनस बी है, अगर हम इसे गुणा में इधर इसे अपॉन में ले जाए तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को, जो आपका ए अपॉन वी स्क्वायर है, अगर हम इसे इधर ले जाए तो ये प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और पी बराबर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें वी के रेस्पेक्ट में इक्वेशन फर्स्ट का, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी पी अपॉन वी, डी वी बराबर कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2a अपॉन वी क्यू माइनस आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड का अगेन डिफरेंशिएशन करें v के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, डी स्क्वायर पी अपॉन डी वी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 2r t अपॉन वी माइनस बी का होल क्यूब माइनस 6a अपॉन वी क्यूब। ये हमें देखिए कि हमें इक्वेशन 2 और ये हमारे पास इक्वेशन 3 बनी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसमें से हमें कोई मान भी नहीं निकला इसका, तो हम इसे इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और सेकेंड से देखें कि हमें क्या मिलता है। जो हमने देखा कि बट द क्रिटिकल पॉइंट, अगर हम इसे क्रिटिकल पॉइंट पर देखें यानी क्रांतिक पॉइंट पर देखें, पी अगर हम रखें पी बराबर पी सी रखें, वी बराबर बी सी एंड टी बराबर टी सी रखें, हम इसे ये मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें तो हमें क्या मिलता है, पी सी बराबर क्या मिलेगा, आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी सी स्क्वायर। ये हमें क्या मिला इक्वेशन फर्स्ट में, पुट रखने पर क्या रखने पर, पॉइंट इसके पी बराबर पी सी। देन अगर हम इसका देखें कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड आई, उस इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को यदि हम भाग करें तो हमें क्या मिलेगा, आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a अपॉन वी सी क्यूब के। ये हमें देखिए हमें इक्वेशन नंबर 4 आपको प्राप्त होगी। अब हम इसको देखें कि यदि हम जो आपके ये मान है अगर इक्वेशन नंबर 4 में रखे तो हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 5 मिलेगी यहीं से, क्योंकि देखिए ये कोई मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में रख तो नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मान निकला ही नहीं। फिर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 5 है, ये हमें लग रही है सेम सी। तो यदि हम इसको भाग करें एक दूसरे से तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 वी सी माइनस बी बराबर क्या मिलेगा, वी सी अपॉन 3, यानी वी सी किसके इक्वल आ जाएगा, 3b के इक्वल आ जाएगा। तब हम देख सकते हैं कि क्रांतिक आयतन इसका क्या होगा, यह गैस क्रय क्रांतिक आयतन का व्यंजक होगा, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 में यदि हम रखें, आपकी जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें रखें तो हमें क्या मिलेगा, टीसी का मान मिल जाएगा। टीसी का मान कितना होगा, 8/27 PR। यह क्या होगा, क्रांतिक ताप के लिए व्यंजक होगा, जो कि P बराबर किसके आ जाएगा, आर टी अपॉन वी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर के। यदि हम इसे क्रिटिकल पॉइंट पर अगेन फिर करें इसका, यदि हम क्रिटिकल पॉइंट पर हमने फर्स्ट पॉइंट इसका रखा था P बराबर पी सी, अब हम इसका उल्टा कर दे पी सी बराबर P रखे तो हमें क्या मिलेगा, पी सी बराबर मिलेगा आर टी सी अपॉन वी सी माइनस बी माइनस ए अपॉन वी सी स्क्वायर। अब हम इसको आगे देखें, अगर इसको आगे सोल्व करें तो हमें आर सी का मान मिलेगा, तो हम देख सकते हैं कि पीसी का मान क्या निकल कर आ जाएगा, a/27 b स्क्वायर। अब जो हमारे पास देखिए 3 मान आ गए, पीसी का मान आ गया, वीसी का मान आ गया और टीसी का मान आ गया। यदि हम ये मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो हमारे पास आर टी सी अपॉन पी सी वी सी का मान आ जाएगा, कितना आएगा, 8/3 आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका बहुत कम होगा, यानी आर टी सी पी सी अपॉन वी सी के क्रांतिक गुणांक कहते हैं जी। यानी जो ये है आपका आर टी सी अपॉन पी सी अपॉन वी सी, ये क्या होगा आपका क्रांतिक गुणांक होगा कि किसी भी गैस के लिए इसका मान नहीं बदलता, परंतु इसका मान प्रयोगों के आधार पर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, यानी सभी के लिए इसका क्या होगा, मान अलग अलग होगा सभी के लिए। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, कि वंडरवॉल्स गैस इक्वेशन जो है आपकी उसकी सीमा यानी लिमिटेशन कितनी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। फर्स्ट का पॉइंट है क्रांतिक गुणांक पर। यदि अगर हम देखें आर टी सी अपॉन पी सी वी सी, इस पर अब यदि हम पढ़े तो सभी गैसों के लिए इसका मान कितना होगा, 2.667 होगा, जबकि इसका मान अलग अलग गैसों के लिए क्या होगा, अलग अलग ही होगा। जैसे आर टी सी अपॉन पी सी वी सी बराबर कितना होगा, 2.667 को यदि क्रांतिक मान कहते हैं तो इसका नियत मान यह दर्शाता है कि आणविक संरचना व्यवस्थित होती है। इसका सेकंड पॉइंट है कि ए व बी के मान गैस के नियत नहीं रहते में ताप के मान परिवर्तित रहते हैं। प्रयोगात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि सभी गैसों के लिए Vc बराबर कितना होगा, 3b होना चाहिए, परंतु प्रयोगों द्वारा Vc का मान का माध्य मान यानी जो उसका मिड मान है
वो कितना रहेगा, Vc बराबर 2b पाया जाता है आगन्य के लिए, यानी Vc बराबर कितना होगा 1.48b। H2 के लिए Vc का मान 2.8b। अब जब भी अभी मैंने बताया ना इसका कि सभी गैसों के लिए जो इसका मान है वो अलग अलग होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि Vc का मान यानी आगन्य गैस के लिए कितना होगा 1.48b और H2 के लिए कितना होगा 2.8। तो हम कह सकते हैं कि यदि क्रांतिक बिंदु के निकट वंडर वॉल इक्वेशन किसी गैस के लिए पूरी तरह सत्य नहीं होती। ये देखिए इसके लिए प्रूफ भी होगा कि ये सभी गैसों के लिए इसका मान सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता है। अब इसमें एक इसका छोटा सा पॉइंट है कि बायोल तापमान वंडरवॉल इक्वेशन यानी नियतांक ए व बी के पदों में, अगर हम इसे ए व बी के पदों में देखें बॉयल्स टेम्परेचर, तो क्या होगा आदर्श गैस समीकरण यानी पीवी बराबर आर टी, जहाँ एन बराबर कितना लेंगे, एन बराबर 1 लेंगे, के अनुसार नियत ताप पर टी पर पीवी का गुणनफल नियत रहता है। लेकिन वास्तविक गैसों के लिए पी का मान अत्यधिक नहीं होता, तो कुछ विशेष ताप के लिए पीवी का मान क्या होगा, नियत रहता है। अतः यह तापमान बॉयल टेम्परेचर कहलाता है, जो विभिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होगा। अभी मैंने बताया ना आपको कि ये देखिए अगन्य के लिए कितना होगा 1.48, H2 के लिए 2.8, और ये सभी गैसों के लिए क्या होगा पूरी तरह से सत्यापित नहीं होता। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि पीवी का मान नियत रहता है, यह तापमान बॉयल टेम्परेचर कहलाता है। यह सभी गैसों के लिए क्या रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा यानी अलग अलग रहेगा। अब हम इसमें रखेंगे कि पी बराबर कितना ले, पी आपका फॉर्मूला था पीवी बराबर एनआरटी। पी हमने क्या लिया P+1 A/V², और वी आपका क्या लिया V-B बराबर RT लिया। अब हम पीवी बराबर कितना रखे, RT प्लस PV माइनस A/V प्लस AB/V²। अब हम रखे इसमें PV बराबर RT, यदि हम रखे तो P प्रपोर्शन किसके होगा, RT/P के। तो PV बराबर कितना रखेंगे, RT, हमें PV कितना प्राप्त होगा, RT प्लस P ब्रैकेट AB माइनस A/RT। हम इसमें कांस्टेंट लेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट ऐड करेंगे, V बराबर V का मान रखेंगे, तो B माइनस A/RT प्लस AB P²/R² T² रखेंगे, ये मिलेगा हमें। फिर क्या देखेंगे कि निम्न ताप पर यानी जो उसके कांस्टेंट हमने और ए और बी लिए, AB P²/R² T² का मान बहुत कम होता है, जो हमें किसके इक्वल होता है, नगण्य के, यानी बिल्कुल शून्य के इक्वल होगा। तो हमें क्या मिलेगा, PV बराबर RT प्लस PB माइनस A/RT। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएटिंग करें इसका P के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, DP PV/DP बराबर किसके इक्वल होगा, B माइनस A/RT के। तब हम कह सकते हैं कि अतः बायोल तापमान यानी TB पर PV का गुणनफल P के आवश्यक मान के लिए नियत रहता है। तब T बराबर TV पर क्या होगा, मिलेगा B माइनस A/RT, भी कितना पर 0 मिलेगा। TB का मान कितना आ जाएगा, A/BR, यानी जो हमने कांस्टेंट लिए थे उन पर। तब हम कह सकते हैं कि यह बायोल तापमान के लिए व्यंजक है। अब हम इसमें आगे देखेंगे, जैसे इसका आपका ये जो बायोल तापमान के लिए थे ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें नया जो आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है उसको चैप्टर नंबर 3 यानी ऊष्मागतिकी के नियम, इसमें फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है ऊष्मागतिकी साम्य। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है और इसके 3 पॉइंट है ये आपके। फर्स्ट इसका पॉइंट है कि ऊष्मागतिकी साम्य होता क्या है। यदि कोई निकाय ऊष्मागतिकी साम्य अवस्था में हो तब यह निम्न शर्तों पर डिपेंड करता है, यानी किसका पालन करता है, निम्न शर्तों का पालन करता है। जैसे फर्स्ट का पॉइंट है यांत्रिक साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में हम कह सकते हैं कि साम्य अवस्था में निकाय के किसी भी भाग पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करता, अर्थात निकाय पाई कण के लिए दाब समान रहता है। जैसे dP बराबर 0 के इक्वल रहेगा। सेकंड इसका पॉइंट है तापीय साम्य अवस्था। अभी हमने यांत्रिक साम्य अवस्था पढ़ा, सेकंड हम इसका पॉइंट पढ़ेंगे तापीय साम्य अवस्था। इस अवस्था में हम कह सकते हैं कि डेल्टा T बराबर किसके रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा, यानी इसका ताप नियत रहेगा। और थर्ड इसका पॉइंट है रासायनिक साम्य अवस्था। इस अवस्था में रासायनिक विभव का मान नियत रहता है, यानी कभी भी नियत रहेगा, डेल्टा म्यू बराबर 0 रहेगा। निकाय क्या होता है आपका कि यह अंतरिक्ष या ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसको प्रेषण में लिया जा सकता है, यानी सिस्टम आपके 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट ओपन, सेकंड क्लोज और तीसरा है इसका आइसोलेट सिस्टम। फर्स्ट ओपन सिस्टम क्या होता है कि ताप व ऊर्जा दोनों परिवर्तित होंगे, जो आपका ताप है और ऊर्जा दोनों परिवर्तित होंगे। उदाहरण जैसे खुले बर्तन में चाय का बनना, कोई से भी उदाहरण ले सकते हैं आप। सेकंड इसका पॉइंट है क्लोज सिस्टम यानी बंद निकाय। इसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान ही होता है, एग्जाम्पल जैसे एक चाय का कप ढक्कन के साथ। अब हम इसका आगे पढ़ेंगे इसका आइसोलेट सिस्टम। ऊर्जा व द्रव चेंज नहीं होते, उदाहरण मिल्टन थर्मस।
मिल्टन थर्मस सुना है आपने? जैसे वो होता है ना जिसमें चाय गर्म की गर्म रहती है और ठंडी की ठंडी, अगर उसमें कुछ भी चीज़ डाले आप तो वो गर्म ही रहती है। अब इसका पॉइंट पढ़ेंगे हम ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ये आपने 12th में पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। इसमें है कि किसी नियम के अनुसार निकाय ए, बी व सी, जिसमें से यदि दो निकाय पी के साथ तापीय साम्य अवस्था में हो तो लिए गए दो निकाय भी अनंत में तापीय साम्य अवस्था में होंगे। यदि हमने देखिए कोई भी एक कमरा है, उसमें से इसकी जो दीवार है, ये बराबर की जो दीवार है वो क्या होगी? ऊष्मारोधी दीवार होगी, मतलब इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। और हमने ए बी दो कमरे लिए इसके अंदर, यानी इनके जो अंदर की दीवारें हैं वो क्या होंगी? ऊष्मारोधी होंगी। और सी इसका नीचे का कमरा ले लिया, यहाँ पर छोटे छोटे इसके निकाय हो गई हैं, तब क्या होगा? टी ए बराबर किसके होगा? टी सी के। और टी बी बराबर किसके होगा? टी सी के। तब टी और ए बी तो किसके इक्वल होंगे? टी और ए बी, टी ए बराबर किसके इक्वल होगा? टी बी के इक्वल होगा। इसके अगर हम देखें आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में हम पढ़ सकते हैं कि निकाय में ऊर्जा का वह निश्चित मात्रा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है जिसके द्वारा प्रत्येक साबास नहीं होता, जबकि यह विभिन्न ऊर्जाओं का योग होती है। जैसे फर्स्ट इसका पॉइंट ले, अणुओं की घूर्णन, स्थानांतरण व कंपन द्वारा अणु की गति से ऊर्जा में तापमान पर निर्भर करती है। यानी फॉर्मूला क्या होगा आंतरिक ऊर्जा का? 1/2 FT kBT प्लस 1/2 FT kBT प्लस FV kBT। FT आपका क्या होगा? टोनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। FR क्या होगा? रोटल डिग्री फ्रीडम। FV यानी वाइब डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें आपका इसका सेकंड पॉइंट है, अणुओं में अंतराण्विक बलों द्वारा उत्पन्न स्थित ऊर्जा को केवल अणुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। इसका एक छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनों व नाभिकों की ऊर्जा। माना किसी निकाय की विशेष अवस्था पर निकाय अपने प्रारंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था पर पड़ जाता है तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा इसके साथ इसके पथ पर डिपेंड नहीं करती। ये कोई भी एक निकाय है आपका, यदि हमारा C ऊपर से नीचे आ रहा है, C2 हमारा ये है और C3 हमारा ये है, तो ये थोड़ा ही हो सकता है कि इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी इनर्शियल। ये हो गया इसका फायर पॉइंट, यानी V क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रॉनों पर व नाभिकों की ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा V1 बराबर डेल्टा V2 बराबर डेल्टा 3, जहाँ पर आपका डेल्टा 3 क्या होगा? ड्यू टू 3 पॉइंट यानी पाथ। और डेल्टा 2 आपका क्या होगा? सेकंड पाथ होगा। और डेल्टा VI यानी पाथ 1 के कारण फर्स्ट पाथ ही होगा इसका। और VC क्या होगा? इसकी फाइनल इनर्शियल एनर्जी। और VI इसकी होगी इनर्शियल इंटरनल एनर्जी। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस। इसमें इसके 3 पॉइंट है, जो इसके रिवर्सिबल प्रोसेस भी होंगे और इनरिवर्सिबल भी प्रोसेस होंगे। जैसे हम इसमें पढ़ सकते हैं कि यदि कोई निकाय साम्य अवस्था को पूरा कर सके तो उसे क्या कहेंगे? क्वासिक स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। जिसके 3 पॉइंट है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और सेकंड है इसका थर्मल इक्विलिब्रियम, और तीसरा है इसका केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी इसको हिंदी हम कह सकते हैं यांत्रिक साम्यावस्था, तापीय साम्यावस्था, रासायनिक साम्यावस्था। व्यवहार में कोई भी प्रक्रम आदर्श क्वासिक स्टैटिक्स प्रक्रम नहीं होते। जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट है रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय प्रक्रम। हम इसमें देख सकते हैं कि यदि यह एक ऐसा प्रक्रम है जो विपरीत दिशा में भी हो सकता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। इस प्रक्रम में निकाय अपने सुरेंडिक के साथ पूरे प्रक्रम के दौरान थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है। इस प्रक्रम की निम्नलिखित शर्तें हैं। फर्स्ट इसकी शर्त है कि यह प्रक्रम क्वासिक स्टैटिक्स प्रक्रम होना चाहिए। इस प्रोसेस के दौरान कोई भी प्रतिरोधी, यानी जैसे घर्षण बल हो गया या श्याम बल हो गया, श्यान बल हो गया, वो सब नहीं होना चाहिए। इसकी सेकंड पॉइंट है आपका इनरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस। इसमें भी हम इसका ये जैसे इसका रिवर्सिबल था, ये इसका अनुत्क्रमणीय यानी इनरिवर्सिबल है। ये इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि यह प्रक्रम विपरीत दिशा में नहीं रह सकते। इसके होने के बाद यूनिवर्स में एक निश्चित बदलाव आ जाता है। वर्क यानी इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, वर्क कार्य। माना एक गैस एक बेलनाकार पात्र में भरी है जिसमें से एक पिस्टन लगा है, इसमें से एक पिस्टन इसमें लगा हुआ है।
यदि dx विस्थापन से विस्थापित होता है तब गैस द्वारा पिस्टन पर कार्य कितना होगा, यानी W वर्क, इसका वर्क डन कितना होगा, F dx बराबर F P A x के। अगर हम इसका P वर्क का क्षेत्रफल ले, एरिया ऑफ PA, तो हम कह सकते हैं इसमें कि हम पीवी ग्राफ द्वारा भी कार्य की परिभाषा दे सकते हैं। चित्र के अनुसार कृत कार्य वर्क डन कितना होगा, पीवी होगा आपका, और ए बी क्या होगा, इसका वर्क द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। ये देखिए, आपको कोई भी एक डायग्राम लिया तो हमने ए और बी इसके लिए, यानी वक्र लिए हमने इसके, और ये किसके इक्वल होगा, क्षेत्रफल के इक्वल होगा। ये इसका एरिया हो गया, ये हमने पी इसका दे ले लिया और पी दाब ले लिया हमने इसका। तब हम इसका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसका पॉइंट है कि ऊष्मागतिकी द्वारा प्रथम नियम, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। जब किसी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी जब इसे किसी भी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं तो यह ऊर्जा निकाय के लिए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में खर्च होती है। माना किसी निकाय को डी क्या ऊष्मा दी जाती है, डी क्या होगी, ऊष्मा होगी, जिसकी एक भाग कार्य करने के लिए तथा दूसरा भाग आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में खर्च होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बराबर DW प्लस DV। जितने भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और कल हम आपका नया लेक्चर लेकर आएंगे, लेक्चर नंबर 2, जहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है।